तो हम लोग चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, तो आंसर है इट डील्स विथ इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है। शुरू से हमने बात की थी, वेरी फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आंसर इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या सीधे सीधे ये साइंस की वो ब्रांच है जो किसके बारे में बात करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, या इनके इंटरकन्वर्जन के बारे में बात करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो हमने शुरू में इसकी बात की थी, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के अपने टॉपिक का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। कंडक्टिविटी वगैरह हम पढ़ने लग गए थे, तो 6-7 लेक्चर लगभग हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, 7-8 लेक्चर न्यूमेरिकल के साथ, है ना। वापस से हम अपने पुराने टॉपिक में आ रहे हैं, जो एक्चुअल मकसद है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। और इस चैप्टर में हमको ये सीखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। क्या सीखना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इसके लिए मैं आपको तरीके बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कुल कितने तरीके से हम जनरेट करते हैं। तो हमारे पास ले देखे 3-4 मेथड हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, ठीक है। पहला तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का फ्रॉम कोल। आप सब जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन लगे होते हैं हमारे यहाँ, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर लेते हैं। कैसे, तो आंसर है कोल को हम जलाते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, उससे पानी गर्म करते हैं। पानी लिक्विड से स्टीम में चेंज होता है, क्या बनता है, भाप, स्टीम, और उस स्टीम को हम टरबाइन पे गिराते हैं। इतनी स्पीड से, इतनी प्रेशर से गिराते हैं कि टरबाइन का ब्लेड क्या होता है, घूमने लग जाता है। और टरबाइन के साथ फिर हमने सारी चीज़ें लगाई होती हैं, कॉइल वगैरह, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल घूमता है तो फिर उससे बिजली पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, अभी तो शुरू चल रहा है हमारा लेक्चर, शुरू के चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, 2 मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स उनके बीच में बनता है। अभी तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स जब कटता है, फ्लक्स जब चेंज होता है, तो उस चेंज होने की वजह से कॉइल में बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम तार लगा के बाहर ले आते हैं अपने पावर हाउस में। बहरकैफ अभी उस पर हम नहीं जाना चाहते, उसको हम बाद में डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला मेथड हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का क्या है, कोल से। कोल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, कोल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी भरी होती है। उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। लेकिन चेंज करने के लिए देखिए कितने स्टेप लगते हैं। एक स्टेप में चेंज नहीं होता कि उसकी केमिकल एनर्जी को आप पलक झपकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लें, नहीं। वो केमिकल एनर्जी पहले किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। उससे पानी गर्म होता है, फिर वो किस में चेंज हो जाती है, स्टीम एनर्जी में, ठीक है। वो स्टीम फिर टरबाइन में गिरता है, तो टरबाइन घूमता है ना। और किसी भी चीज़ को अगर फिजिकली मूव कराया जाए, घुमाया जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी पहले, थर्मल एनर्जी में, स्टीम एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। इतने सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहरकैफ बिजली तो हम बनाते हैं इस मेथड से, ठीक है। दूसरा हमारा तरीका होता है जो सबसे पॉल्यूशन फ्री होता है, सबसे बढ़िया तरीका, हाइड्रोलिक, यानी वाटर से। इस केस में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, वाटर को रिजर्वायर में रखते हैं, रिजर्व करते हैं, और नीचे से छेद बनाते हैं, नाली निकालते हैं पानी गिराने के लिए। और इतनी स्पीड से वो पानी गिरती है, इतनी स्पीड से गिरती है, नीचे टरबाइन हम रखते हैं, टरबाइन के ऊपर वो पानी गिरता है, और उस पानी के प्रेशर की वजह से टरबाइन का ब्लेड घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ कॉइल घूमने लगता है, वहाँ से बिजली पैदा हो जाती है। इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें पैदा नहीं होती, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री मेथड है बिजली पैदा करने का, सबसे अच्छा। इसलिए हम लोग ज़्यादातर हाइड्रोलिक मेथड ही प्रीफर करते हैं, है ना। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना कोई हीट निकलती है, ना कोई स्मोक निकलता है। जबकि कोयले वाले में क्या होता है,
पॉल्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पॉल्यूशन फ्री मेथड कौन सा है? हाइड्रोलिक मेथड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तीसरे तरह का मेथड है बिजली बनाने का, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है, जैसे आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें बहुत हैवी एनर्जी निकलती है, बहुत वास्ट अमाउंट की एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट एंड लाइट। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की हीट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को तेज़ी से टरबाइन के ऊपर फेंकते हैं, फिर टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा हो जाएगी। समझे? तो तीसरा मेथड क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड है जिससे हम बिजली बनाते हैं, और वो मेथड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कहाँ से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा मेथड है जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है बिजली बनाने का। कैसे? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। समझे ना? जैसे आपके टॉर्च में लगा हुआ सेल, मोबाइल में लगी हुई बैटरी, इन सब में क्या चीज़ होता है? केमिकल्स। और वो केमिकल अंदर में केमिकल रिएक्शन करके तुरंत हमको इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। इसमें देखिए कोई मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई घूमने वाली चीज़ यहाँ नहीं है कि घूमेगी, पहले वो एनर्जी इसमें चेंज होगी, फिर इसमें चेंज होगी, फिर इसमें चेंज होगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप टॉर्च का स्विच चालू करते हो, सेल के अंदर भरी हुई केमिकल एनर्जी फट से पलक झपकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, बल्ब जल जाता है टॉर्च का, आपका मोबाइल चलता है पलक झपकते। यानी दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट तरीका अगर बिजली बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का है, तो वो कहाँ से है? फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेल से। समझ आया? तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, कोई चीज़ नहीं घूमती। समझ रहे हैं? तो इसमें स्टेप भी नहीं होते कि पहले केमिकल एनर्जी इसमें चेंज होगी, फिर इसमें चेंज होगी, फिर इसमें चेंज होगी, अलग अलग स्टेप में। जैसे कोयले में भी तो केमिकल एनर्जी है, कोयले में क्या है? केमिकल एनर्जी। लेकिन वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है? मैनी स्टेप्स के बाद चेंज होती है। समझे ना? बैटरी के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन वो केमिकल एनर्जी बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व नहीं करती, वो तुरंत किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दुनिया में सबसे छोटा तरीका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कौन सा होता है? ठीक है ना? यहाँ से समझ गए? तो ये 4 तरीके समझ में आए आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। दुनिया का सबसे छोटा तरीका कौन सा है? ये तरीका। समझ आया? अब इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, और कौन सा सेल हमको पढ़ना है तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मोटो समझ में आया? क्या करना है हमको? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी हम चौथे मेथड से पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने आपको 4 मेथड बताए, ये दुनिया का सबसे छोटा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहले टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है? और दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आपको पढ़ना है। ठीक है? तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। जनरली आप देखेंगे बुक वगैरह में, रेफरेंस वगैरह में, वो इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं 2 टाइप के 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझे? लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए बेसिक थिंग, और इसके 2 पार्ट होते हैं ये अलग अलग। समझे ना? इन्हीं दोनों के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि ये 2 टाइप का होता है, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है? गैल्वेनिक सेल क्या चीज़ है तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शंस। गैल्वेनिक सेल क्या चीज है? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ऐसे सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, हमको मिल जाए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका उल्टा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, इसी का जस्ट अपोजिट।
ठीक है ना। सो इन दिस सेल chemical reaction take place when electricity is passed। ठीक है, समझ आया? गैल्वेनिक सेल मतलब it will produce electricity from chemical reaction and electrolytic cell is when we pass electricity then chemical reaction taking place। समझ आया? सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम सेल चार्ज करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है। तो ऐसे सेल ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स ही हैं, पढ़ेंगे। तो ऐसे सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाते हैं। लेकिन दोनों एक्चुअल में क्या हैं? हाँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा? तो आंसर है इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन और वाइस वर्सा। दोनों चीज़ें आगे कवर हो गई। सो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं आया? आया ना। नाउ पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये नोट करें। पहला हम ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम एक और हम यूज़ करते हैं, वोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं? वोल्टाइक सेल। लिख लीजिए, इसी को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं और उसके ये हज़ारों टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल किसी एक सेल का नाम नहीं है ना, किसी एक सेल का नाम नहीं है, ये एक फंक्शन का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे सेल आ सकते हैं। हर सेल गैल्वेनिक हो सकता है। ठीक है, ये एक ग्रुप का नाम है। समझ में आया? किसका नाम है? ग्रुप का। कोई भी ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाएं और वो इलेक्ट्रिसिटी दे दे, वो सब क्या कहलाएंगे? हाँ, तो ऐसा कोई एक सेल तो नहीं होगा ना, हजारों लाखों सेल हम बना सकते हैं ऐसे, तो हर सेल क्या कहलाएंगे? गैल्वेनिक सेल। तो ये एक फैमिली का नाम है, समझे ना। अच्छा, इसमें होना क्या है? तो इसमें होगा केमिकल रिएक्शन और इससे हमको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शन होगा और इससे क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, ये हजारों तरह के हो सकते हैं, अभी मैंने बताया, याद रखिएगा। ये एक फैमिली का नाम है, एक पर्टिकुलर सेल का नाम नहीं है ना। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट। तीन चीज़ों से ही मिलकर के गैल्वेनिक सेल बनता है, समझे ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा कंपार्टमेंट इसका होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है। और तीसरी चीज इसमें हम यूज करते हैं जो दोनों चीजों को मिलाने वाली होगी, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो कोई भी गैल्वेनिक सेल, कोई भी वोल्टाइक सेल इन तीन कंपार्टमेंट से मिल करके बनता है। एक कंपार्टमेंट का नाम क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। दूसरे कंपार्टमेंट का नाम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, जो आप कहना चाहें, तीन टुकड़े होते हैं। ये तीनों नाम हो गए अलग अलग। अब इसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। पहली चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसको अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के। बाद में गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो तीनों इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं, ये समझ जाएं और ये समझ जाएं, तो फिर बाद में तीनों कंबाइन करके आप ये भी समझ जाएंगे, है ना। तो हम इसको पार्ट में पढ़ रहे हैं अभी। पहले रिडक्शन हाफ सेल देख लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल देखेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज देखेंगे, उसके बाद फिर गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, कैसे बनता है। ठीक है। तो पहला अपन ले रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही जाहिर है इसमें कौन सा रिएक्शन होता होगा? रिडक्शन टेक प्लेस।
रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, समझे ना? रिडक्शन हाफ सेल में इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होता है, इसको समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं एक कंपार्टमेंट यहाँ बना रहा हूँ, ये। ठीक है, दिस इज ए कंपार्टमेंट। इसमें मैंने एक रॉड ऐसे डिप किया, थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ। ये कंपार्टमेंट है जिसमें हमने सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन इसमें हम भर सकते हैं जिसमें हमको मेटल का एक आयन मिल जाए, कोई भी मेटल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा है जिसमें हमको क्या मिलेगा, मेटल का एक आयन मिल जाएगा, M+N। समझ रहे हैं ना? एक्वस। जैसे CuSO4 भर दिया तो उसमें से हमको क्या मिल जाएगा, Cu2+ एक्वस। तो Cu क्या चीज़ है, मेटल है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन भरिए जिसमें से क्या मिल जाए, मेटल का आयन मिल जाए, मेटल का आयन। कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं ना, FeSO4 ले लीजिए, Fe2SO4 ले लीजिए, जिंक के आप इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए जिसमें मेटल, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेटल मिल जाए, सिल्वर के ले लीजिए, कॉपर के ले लीजिए, लेड के ले लीजिए, किसी की भी सॉल्यूशन जिसमें से क्या मिलता हो, मेटल का आयन मिलता। तो हमने यहाँ एक सॉल्यूशन भरा जिसमें हमको मेटल आयन मिल जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन यहाँ भरते हैं उसी का मेटल का रॉड इसमें हम डिप कराएंगे ऐसे। अगर मैंने यहाँ CuSO4 भरा है तो इसमें कौन सा मेटल मिल रहा है मुझे, Cu2+, तो रॉड भी कौन सा डिप कराऊंगा, कॉपर का, Cu का। समझ रहे हैं? तो ये है मेटल रॉड, मेटल रॉड M, मेटल का रॉड। ठीक है ना? समझ आया ये कि नहीं आया, बोलिए, आया? और इसको हमने बाहर से कनेक्ट किया है एक्सटर्नल वायर से, जिसमें से इलेक्ट्रॉन चल करके आ रहे होंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है जिसमें से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये अकेला सेटअप हमने नहीं बनाया है। यहाँ कोई ना कोई और होगा सोर्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, एक और सोर्स होगा वहाँ कोई जिससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अकेला हाफ सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता। समझ आया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको सर्किट कंप्लीट करना होता है। जब तक रास्ता क्लोज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। पहला सिद्धांत है और सबसे मूल सिद्धांत है, बेसिक चीज़। इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होती है जब उसको चार्ज को चलने के लिए रास्ता कैसा होता है, क्लोज। अभी तो ये एक ही कंपार्टमेंट है ना, यहाँ से चार्ज आया तो चार्ज यहीं रुक जाएगा, कहीं बाहर जाके थोड़ी ना घूम के वापस आएगा, कोई रास्ता नहीं है। समझ आया? तो अकेला सेल, हाफ सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल करके आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन देता होगा। अब वो कोई भी सोर्स हो उससे हमको मतलब नहीं। अगर ये हाफ सेल है तो इसका दूसरा हाफ सेल उधर होगा, दो हाफ सेल मिल करके एक सेल बनाते हैं। तो एक हाफ सेल ये है तो जाहिर सी बात है एक हाफ सेल और होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, या वो सोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझे ना? तो बहरकैफ अभी ये समझिए, हमने इसको एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया, इस मेटल के रॉड को, और उस एक्सटर्नल वायर में से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहे हैं। समझ में आया? इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहे हैं तो इस रॉड का चार्ज क्या हो गया? क्या हो गया चार्ज? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है अपना? नेगेटिव। तो अगर वायर में से इलेक्ट्रॉन इस रॉड में एंटर कर रहे हैं तो इस रॉड का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर इसका चार्ज नेगेटिव हो गया तो इसको हम कहने लग जाएंगे कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। अभी हम इस पर फिर से बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल समझिए, इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ के आ रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, इसलिए इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? कैथोड रख रहा हूँ। समझ आया? अच्छा, अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर हमने भरा है, ये सॉल्यूशन किसका है? M+ एक्वस आयन का है ना, M+ आयन
या M+N आयन एक्वस सॉल्यूशन भरा है हमने। अगर इस रॉड में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका चार्ज तो नेगेटिव होगा। अब एक बात बताएं, यहाँ सॉल्यूशन में हमने मेटल का ही सॉल्यूशन लिया है, तो इसमें M+N आयन तो होंगे सॉल्यूशन में, माइनस आयन भी होगा, जैसे CuSO4 भरा है तो Cu2+ आयन भी है और SO4- आयन भी है। तो ये मेटल का पॉजिटिव आयन है, ये देखेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है यानी इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? भाई हमारे सॉल्यूशन में मेटल का आयन मौजूद है और अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ रॉड में। तो अगर ये पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर है, वो देखता है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है तो पॉजिटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब पॉजिटिव आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा तो एक रिएक्शन होगी। कौन सी? देखिए, M+ आयन N इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, M मेटल बना देगा, M एटम। ठीक है ना? दिस इज एक्वस सॉल्यूशन का आयन, और ये क्या बन गया, सॉलिड होने लग जाएगा। ये M+ आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, M। समझ रहे हैं ना? ये अब यहाँ देखिए, एक्वस आयन के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और ये एक मेटल का आयन बना रहा है, मेटल का एटम बना रहा है ना? जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। इसलिए इस हाफ सेल को मैं बोलूंगा रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोल रहा हूं इसको मैं, रिडक्शन हाफ सेल। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन आप पहचान ले रहे हैं, रिडक्शन की निशानी क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये M+N आयन N इलेक्ट्रॉन ले करके M एटम बना रहा है। समझ आया? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी चल रही है इसके अंदर, रिडक्शन रिएक्शन चल रही है। इसलिए इस हाफ सेल को मैं क्या बोलूँगा, पूरे सेटअप को रिडक्शन हाफ सेल बोलूँगा। समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ अब आपको और यहाँ समझना है, और वो ये है, देखिए ये है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये है मेटल का रॉड, है ना? अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर मैं एक बीकर में, एक कंटेनर में सॉल्यूशन लूँ CuSO4 का और उसमें कॉपर का रॉड डिप कर दूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या कि सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ आयन है वो इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आकर के चिपकना शुरू कर दे, यानी ये इसके साथ अट्रैक्ट होकर के N इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल का आयन जो था वो किस में कन्वर्ट होने लग जाए, मेटल के एटम में कन्वर्ट होने लग जाए। क्या ये हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा? आंसर है नहीं। ये कब होगा? जब हम बाहर से किसी सोर्सेस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये नेगेटिव बनेगा, जब ये नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्ट होगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाए तो क्या ये रिएक्शन चलती रहेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो एक कंपार्टमेंट से काम नहीं चलना, एक और कंपार्टमेंट चाहिए जो क्या करता रहे, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भेजता रहे, ताकि ये नेगेटिव बनता रहे और ये M+ आयन क्या करे, इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाता रहे, एटम बनाता रहे। समझ आया? तो अगर इसको चलना है, लॉन्ग लाइफ चलना है, तो इसका मतलब है एक कंपार्टमेंट नहीं चाहिए, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ आके तो ये रुक जाएगा ना, इसके साथ रिएक्शन करके खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो चार्जेस का फ्लो सिर्फ यहीं तक हुआ, आगे गया नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, दो कंपार्टमेंट की जरूरत है। जब तक दो हाफ सेल नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती है। समझ आया कि नहीं आया? एक चाहिए जो मुझे कंटिन्यू क्या भेजता रहे, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आता रहे। समझ आया? इसलिए मुझे दो कंपार्टमेंट चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ बात ये कर रहे थे, देखिए इस रॉड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका चार्ज नेगेटिव हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन के आयन इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होकर के रिडक्शन कर रहे हैं, यानी आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, मेटल का एटम। समझे ना? अब जाहिर सी बात है, इसमें हमने नेगेटिव चार्ज बिल्डअप करवाया
सॉल्यूशन में अपने चार्जेस होंगे, कुछ प्लस कुछ माइनस, आयन तो है ना, तो सॉल्यूशन में अपने आयन से प्लस माइनस, इसमें हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन भेजा नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है मेटल रॉड और सॉल्यूशन किसी ना किसी एक में चार्जेस ज़्यादा होंगे, किसी में चार्जेस कम होंगे। जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एक नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें मैं कौन सा चार्ज भेज रहा हूँ रॉड में, नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज कम होगा। या इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो दो सरफेस हम ऐसे ही आपस में रख रहे हैं कांटेक्ट में जिसमें चार्ज का डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना भाई? किसी भी ये दो अलग अलग बॉडी है, जाहिर सी बात है एक का चार्ज कुछ होगा, एक का चार्ज कुछ, दोनों का चार्ज तो बराबर नहीं हो सकता ना। जब भी दो सरफेस हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके बीच में क्या होता है? चार्ज का डिफरेंस। ज़रूर दोनों सरफेस में अलग अलग चार्ज होता है, ये नियम है, याद रख लीजिए। समझ आया? तो हमने दो चीज़ें, दो लेवल, दो सरफेस यहाँ पर आपस में कंबाइन की। एक मेटल का रॉड है, एक सॉल्यूशन है। तो दोनों लेवल के बीच में चार्ज का डिफरेंस तो होगा, ये हम मानते हैं, है ना। और अगर चार्ज का डिफरेंस होता है किसी दो सरफेस के बीच में तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपने पढ़ा है फिजिक्स में ना, जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसमें चार्ज कम होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो अगर इसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें चार्ज कम है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल कारण कौन है? चार्ज डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस, टू बॉडी, टू लेवल। दो लेवल के बीच में जब भी चार्ज का डिफरेंस होगा हमेशा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ही असली कारण है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा चार्ज दौड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं। इसलिए अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट बनाना है तो क्या क्रिएट करना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है हमको। समझ आया? और जाहिर सी बात है यहाँ दोनों का चार्ज लेवल अलग अलग है, मेटल रॉड और सॉल्यूशन का। तो यहाँ चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल बिल्डअप होगा इस सेल में। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आया? देखिए सॉल्यूशन का पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? रॉड की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका प्लस चार्ज तो कम हो रहा है ना सॉल्यूशन का, तो इसका प्लस चार्ज कम हो रहा है तो दोनों के चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा, मेटल रॉड और सॉल्यूशन में, है ना। और चार्ज में डिफरेंस आएगा तो क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, जो पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा उस पोटेंशियल को मैं बोलूँगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कहाँ क्रिएट हो रहा है? कौन से सेल में? रिडक्शन हाफ सेल में। इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ बिल्डअप होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आया? और ये क्यों होता है उसको अपन पहले नोट कर लेते हैं। नोट करिए। When ion moves toward cathode, there is a charge difference between metal rod and solution. Due to this, a potential is developed which is reduction पोटेंशियल, विच इज रिडक्शन पोटेंशियल। कारण समझ में आया? सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में चार्ज का डिफरेंस हो रहा है क्योंकि एक चार्ज दूसरे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों लेवल में चार्ज का डिफरेंस होगा, और चार्ज का डिफरेंस होगा तो क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल। और चूंकि ये पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल में क्रिएट हो रहा है इसलिए उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। समझ आया? अच्छा, अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे कैसे? फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? V। केमिस्ट्री में हम लोग पोटेंशियल के लिए E यूज़ करेंगे। क्या? E। तो देखिए ये सिंबल हमने यहाँ पर बनाया, दिस इज पोटेंशियल। E किसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? पोटेंशियल के लिए। अब चूंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन दिखाना पड़ेगा हमको। रिडक्शन कहाँ से दिखेगा? रिएक्शन से। रिडक्शन कब होता है? जब M+ आयन क्या करे?
n इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, ये प्लस n है, बाद में 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये पढ़ा आपने, लेक्चर पूरा अटेंड किया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ दिखाना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाने का तरीका देखिए। रिडक्शन पोटेंशियल हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज m प्लस n से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, ये किस में चेंज हो गया, m में, m मेटल में। m प्लस आयन किस में चेंज हो रहा है, m मेटल में। एक वर्टिकल लाइन से इसको बाई पार्ट कर दीजिए, समझ आया। सो E is stand for potential and this reaction represents reduction. So this whole thing represents reduction potential. क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी चीज को शॉर्ट में मैं लिखूंगा RP। क्या लिखेंगे शॉर्ट में, तो हम लोग शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं अब ना, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका समझ आया, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। ये आपको पहचानना जरूरी है, अगर आप ये नहीं पहचानेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। m प्लस आयन किस में चेंज हो रहा है, m एटम में। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता है रिडक्शन होता है, ये आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, यहां तक समझ आया। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक कंडीशन मान लें, कौन सा कंडीशन, देखिए, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन इज टेकन, ध्यान से सुनिए, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन इज टेकन। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, हम क्या करें, प्रेशर को एज्यूम कर लें 1 atm, ठीक है। जो सॉल्यूशन यहां भरा है उसके कंसंट्रेशन को क्या मान लें, कंसंट्रेशन को क्या ले लें, 1 मोलार। 1 मोलार मतलब 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी की बात हो रही है। तो अगर हमने प्रेशर 1 atm एज्यूम कर लिया, कंसंट्रेशन कितना लिया है कंपार्टमेंट के अंदर, 1 मोलार, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए कोई नियम नहीं है, यू कैन टेक एनी टेम्परेचर, बट थोड़ा सा नोट कर लेंगे, बट इन जनरल 25 डिग्री सेल्सियस is considered। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखेंगे तो कितना होगा, 298। तो 298 केल्विन स्टैंडर्ड में अगर बोलें तो, बट टेम्परेचर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग लेते हैं अपने लैब में वो कितना एज्यूम करते हैं, 20। तो हम लोग 25 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमने ये कंडीशन मेंटेन कर ली, यानी प्रेशर कितना कर लिया, अब चाहे वो सॉल्यूशन का प्रेशर हो और चाहे वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हमने कितना मेंटेन कर लिया, 1 atm। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना मेंटेन कर दिया, 1 मोलार। और टेम्परेचर कितना मेंटेन कर लिया, कितना, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन जनरली 25 डिग्री सेल्सियस अगर हमने बना लिया तो फिर ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन हो गई। उस समय जो इसका पोटेंशियल मेजर होगा, पोटेंशियल तो वही है, निकालने का तरीका वही है, लेकिन ये कंडीशन अगर मेंटेन करके हमने पोटेंशियल निकाला तो वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम पड़ जाएगा उसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल को क्या बोलने लग जाएंगे, अगर हमने ये कंडीशन मेंटेन नहीं की, कोई भी जनरल कंडीशन पर निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये कंडीशन अगर मेंटेन कर दी कि प्रेशर 1 atm कर दिया, टेम्परेचर 25 कर दिया, कंसंट्रेशन 1 मोलार कर दिया, तो फिर उसी पोटेंशियल को क्या बोलने लग जाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आई बात। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, ये प्रेशर 1 atm है, लेकिन आजकल IUPAC में इसको हम लोग बार से लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेटेस्ट
प्रेशर हम कोट करते हैं बार में, किसमें, IUPAC के हिसाब से लेटेस्ट अपन किस में मानेंगे, बार में। लेकिन चूंकि हमारी पुरानी बुक्स हैं, पुराने नोट्स हैं, इसमें सब में क्या चला आ रहा है 180 में, तो अभी अभी तब्दीली हुई है ना, सब चीज़ अभी बुक जो चल रही है हमारे पास, नोट्स जो चल रहे हैं वो सब के सब किस में है 80। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो उसको हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, जरूरी नहीं है कि बार मिलेगा तभी, समझे ना। अदरवाइज IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रेशर 1 बार, समझ गए ना। हाँ, तो इसको थोड़ा सा नोट करिए, नोट करिए, नोट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, at standard condition reduction potential is called standard reduction potential. At standard condition, the same reduction potential we call it स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको मैं शॉर्ट में SRP बोलूँगा, SRP। RP इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसकी निशानी क्या है, देखिए यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पोटेंशियल M+N से M, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, हाँ, इसको मैं लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। लेकिन इसी चीज़ में अगर हमने सारे स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर दी इसी कंपार्टमेंट में, प्रेशर 1 atm ले लिया या 1 बार ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार कर दिया, टेम्परेचर 25 कर दिया, तो फिर यही रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे SRP। लेकिन दोनों तो एक तरह दिखने लग गए, तो दोनों को बाइफरकेट करने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा नॉट लगा देंगे। तो नॉट लग गया, इसका मतलब है हमसे किसके बारे में बात किया जा रहा है, स्टैंडर्ड। तो ये कंडीशन मेंटेन है वहाँ अगर नॉट लगा है, ये स्टैंडर्ड शब्द लिखा उन्होंने, तो ठीक है ना। दोनों है वही पोटेंशियल, एक ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन मेंटेन करके आप वो पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो फिर उसको क्या पुकारना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। और किसी जनरल टर्म पे आप निकाल रहे हैं तो फिर RP, समझ आया। तो ये इसका नोटेशन हो गया, ठीक है, समझ आया ये। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, यहाँ रिडक्शन दिखना चाहिए, जैसे M+आयन से M में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो रिडक्शन दिखना चाहिए, समझ आया बात। ये हुआ पहला तरीका हमारा, ये अभी हमने पढ़ा रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब हम दूसरा ले रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ये नोट करें। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेते हैं ना, इससे पहले हमने रिडक्शन हाफ सेल किया। रिडक्शन हाफ सेल में एक छोटा सा नोट आप मान लीजिए, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कहीं पर लिख लीजिए छोटा सा नोट बना के, ठीक है। अब अपन सेकंड ले रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अब इसके नाम से भी जाहिर है रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक है ना। अच्छा, कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको समझने के लिए फिर से हम एक कंपार्टमेंट ले रहे हैं जिसमें हमने सॉल्यूशन भरा। और कौन सा सॉल्यूशन भरा, जिसमें हमको क्या मिल जाए, M+ आयन एक्वस। कौन सा सॉल्यूशन भर रहे हैं, M+ आयन एक्वस। जैसे CuSO4 तो Cu+ मिल जाएगा, ZnSO4 Zn2+ मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमको मेटल आयन मिल जाए वो हमने भरा, और इसमें एक मेटल की रॉड डिप कर दी, ठीक है ना, M मेटल, दिस इज M मेटल रॉड, इसमें डिप कर दिया सॉल्यूशन में, समझ आया यहाँ तक। अच्छा, ये है M मेटल, दिस इज M मेटल, मेटल की रॉड, है ना।
अब मान लीजिए इसमें ऐसा होने लग जाए, कोई भी कंडीशन हम ऐसी क्रिएट कर दें कि इसमें ऐसे होने लग जाए कि ये जो M मेटल है ये यहाँ आकर के लिक्विड में M+N आयन में चेंज होने लग जाए। हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि M मेटल रॉड का सॉल्यूशन में आयन बन के आने लग जाए। समझ आया? समझ में आ रहा है मेरी बात के लिए? हम कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से क्या हो रहा है कि ये M एटम है ना, तो ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और किस में चेंज होने लग जाए, M+N आयन में चेंज होने लग जाए और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लग जाए, है ना, ऐसा हो जाए। तो क्या होगा, देखिए ये M मेटल एटम है, ये किस में चेंज हो रहा है, M+ आयन में। तो जाहिर सी बात है N इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा, तब ये M से M+ आयन में चेंज हो रहा है। दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्वस। तो सॉलिड मेटल एटम किस में चेंज हो रहा है, M+ आयन एक्वस में चेंज होता जा रहा है, तो N इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन तभी होगी जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये M+ आयन में चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है M से M+ कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर M से M+N आयन बने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बन गया होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू बाहर जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा, बाहर, क्योंकि अगर बाहर नहीं जाएगा यहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो M+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन देख के इसमें चिपकना शुरू हो जाएगा। M+ से क्या चेंज होगा, M में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि M अगर M+ आयन बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन भी बना रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। समझ आया? तो अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक कंपार्टमेंट लूँ CuSO4 का और उसमें कॉपर का रॉड डिप करके रख दूँ, तो क्या वो सेल बना लेगा, इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। एक कंपार्टमेंट आपने लिया और उसमें कोई सॉल्यूशन भरा इलेक्ट्रोलाइट का, CuSO4 भरा, ZnSO4 भरा, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा और उसी का मेटल रॉड डाल दिया। मेटल का आपने यहाँ सॉल्यूशन लिया और उसमें मेटल की रॉड डिप कर दी, तो कभी भी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होती है जब चार्ज का क्या हो, फ्लो होता रहे। और चार्ज फ्लो होने के लिए कंपलसरी चीज क्या है, एक वो कंपार्टमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकाले और एक वो कंपार्टमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले। तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे में जाए और फिर ऐसे आए, फिर निकले फिर जाए, फिर ऐसे आए, फिर निकले फिर जाए, फिर ऐसे आए, तो सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा चार्ज के लिए, तभी तो करंट पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक कंपार्टमेंट की जरूरत है कि दो कंपार्टमेंट की? बिना दो कंपार्टमेंट के हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। अब देखिए, एक कंपार्टमेंट वो चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी ये कैसा हाफ सेल हो गया, इलेक्ट्रॉन जो देगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इस हाफ सेल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और वो कंपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां कौन सी रिएक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, तो वो कंपार्टमेंट कौन सा होगा, रिडक्शन। तो याद रखिए, सेल बनाने के लिए दोनों हाफ सेल चाहिए। रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। और सेल बनाने के लिए दोनों हाफ सेल चाहिए, एक में रिडक्शन रिएक्शन, एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी सेल में कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। दोनों मिलाकर के कौन सा रिएक्शन हो गए, रेडॉक्स। यानी गैल्वेनिक सेल किससे बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, ओवरऑल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों मिला करके टोटल सेल में रेडॉक्स। तो एक सेल का नेट केमिकल रिएक्शन कौन सा हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन, याद रखिएगा। तो आगे कभी क्वेश्चन में आएगा कि किसी सेल के लिए रिएक्शन लिखिए, तो आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। समझ आ गई बात, ये हो गया। अच्छा, यहां भी देखिए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और ये M मेटल एटम किस में चेंज हो रहा है, M मेटल आयन में चेंज हो जा रहा है और लिक्विड में आ रहा है, तो लिक्विड के अंदर
प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं, प्लस आयन चार्जेस बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, देयर इज ए डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द टू लेवल, और चार्ज का डिफरेंस होगा तो क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कौन से सेल में क्रिएट हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, इसलिए उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आया? तो चार्ज डिफरेंस इज द बेसिक थिंग विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती। समझ आया? तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ रहा है, तो सॉल्यूशन की पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रही है और इसका कम, तो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस आ गया। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, व्हेन आयन मूव्स टुवर्ड्स सॉल्यूशन there is a charge difference between metal rod and solution. Due to this a potential is developed which is known as, क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझे ना? और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखाने के लिए हम क्या करें, दिस इज पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन दिखाना है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, M से M प्लस आयन, M मेटल एटम से M प्लस आयन, एंड दिस इज पोटेंशियल। ये कौन सी निशानी हो, ऑक्सीडेशन की, दिख रहा है ना? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, तो 0 से प्लस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, देयर इज ए इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज होता तो क्या होता, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे अब हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, ओपी। क्या लिखेंगे, शॉर्ट में ओपी लिखेंगे। और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने कंडीशन स्टैंडर्ड वाली मेंटेन कर ली, यानी प्रेशर कर दिया 1 atm या 1 बार, टेम्परेचर कर दिया 25 और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलार, तो फिर इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या बोलने लग जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लें, एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसका ओवरऑल नोटेशन क्या बनेगा, ओवरऑल नोटेशन यहां पर हम नोट कर ले रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज E, M से M प्लस N, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, M से M प्लस नॉट लगा दिए तो यही क्या हो गया, SOP। ये समझ आ रहा है तरीका? ठीक है ना? तो जब भी आप पोटेंशियल लिखेंगे तो ये चीज़ साफ साफ दिखनी चाहिए कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। M से M प्लस बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और M प्लस से M बनेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये चीज़ दिखनी चाहिए। समझ आया? फिर से मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो मुझे 2 कंपार्टमेंट चाहिए, एक वो कंपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉन निकाले और एक वो कंपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करे। तो एक देगा एक लेगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का। तो एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला। देने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और लेने वाला क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो सेल बनाने के लिए दोनों हाफ सेल चाहिए। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़, अच्छा इसमें लिख लें, यहाँ सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होना चाहिए। सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कहीं नोट कर लें। अच्छा, अभी भी दोनों हाफ सेल अलग अलग पढ़ने के बाद भी सेल नहीं बना। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी हमने रॉड को रॉड से कनेक्ट किया है, ये एक रास्ता कनेक्ट हो गया, लेकिन सॉल्यूशन से सॉल्यूशन अभी कनेक्ट नहीं हुआ, तो टोटल अभी पाथ जो है, सर्किट जो है, क्लोज नहीं हुआ। अब दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तब हम देखते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहते हैं बहुत सारे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। अगली चीज़ हम ले रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, इसे नोट करें।
थर्ड एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज, अब ये नाम से ही पता चल रहा है दिस इज ए ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है? जो दो चीज़ों को जोड़ने के काम में आती है, एक किनारा दूसरा किनारा, ब्रिज दोनों किनारे को क्या करता है? जोड़ देता है। तो यहाँ ब्रिज यूज़ हो रहा है, ब्रिज से हमको समझ में आएगा कि ये दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ने का काम करेगा। और ये जो ब्रिज होगा वो किससे बना होगा? एज ए सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम इस ब्रिज में? कोई भी सॉल्ट होगा उससे ये ब्रिज तैयार होगा। समझ में आया ना? सो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट, जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है दिस इज ए ब्रिज, तो ये क्या करेगा? दोनों हाफ सेल को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। सो इट कनेक्ट oxidation half cell and रिडक्शन हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है ना? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट कनेक्ट्स, इट completes internal circuit। इसको मैं समझा रहा हूं आपको। इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। ठीक है ना? मैं इस पर आता हूं। तीसरी चीज है, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये वो यूट्यूब नहीं ना जिसमें वीडियोस आते हैं हमारे, है ना? यू मतलब ये वाला यू, और इसको इन्वर्ट करिए तो कैसा यू हो गया? ए ऐसा, उल्टा उल्टा यू। दिस इज इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच सॉल्ट इज फिल्ड। जिसमें क्या भरा होगा? सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट का नाम आ गया तो ये भी आप नोट कर लें कौन सा सॉल्ट यहाँ पर हम भरते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है KCl। क्या है? KCl सबसे ज़्यादा पॉपुलर। क्या भरते हैं? KCl। लेकिन KCl का सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल पतला होता है, डाइल्यूट होता है। तो इसको थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए, थिक करने के लिए इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला देते हैं। जैसे पानी में अगर आप गम डाल दें, गोंद, तो पानी कैसा हो जाएगा? चिपचिपा, गाढ़ा हो जाएगा, है ना? गाढ़ा हो जाएगा ना, जेली जैसा नहीं बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, वो कैसा रहे? गाढ़ा रहे, ताकि वो दोनों कंपार्टमेंट में गिर मत जाए। अगर लिक्विड भरेंगे तो गिर जाएगा दोनों कंपार्टमेंट में, लिक्विड तो आसानी से फ्लो हो जाता है ना, तो ये गाढ़ा हो जाए। तो इसको गाढ़ा बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी के साथ भी मिक्स होकर के उसको गाढ़ा बना देता है, जेली जैसा। जैसे आप गम का एग्जांपल समझ सकते हैं, गम को थोड़े से पानी में डालिए तो वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम अगर मिलाते हैं, अगर या जिलेटिन। ठीक है, ज़्यादातर हम अगर यूज़ करेंगे। अगर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या बनाने में काम आएगा? जेली टाइप लिक्विड बनाने में काम आता है, गाढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। समझे ना? समझ आया? सिर्फ KCl इस सॉल्ट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। K2SO4 भी यूज़ कर लें आप, समझ रहे हैं? KNO3 भी यूज़ कर सकते हैं, NH4Cl भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल और नोट कर लें।
ठीक है, ताकि एक ही नाम के पीछे आप नहीं पड़े रहें। KNO3 लिख लें, K2SO4 लिख लें, NH4Cl लिख लें, एटसेट्रा। ये सब सॉल्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ना, मैं 2-3 नाम लिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये सब सॉल्ट आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अच्छा, चौथा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-2 मार्क, 1-1 मार्क में, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, क्यों वही इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है, समझ आ रहा है? तो इसकी विशेषता देखिए, क्यों इन्हीं को चूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट आर सो chosen for which mobility of cation is almost similar to mobility of anion। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमको चूज करना है, ऐसा सॉल्ट चूज करना है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ऐसा सॉल्ट रखना है जिसकी आयन की मोबिलिटी बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाना है, और इलेक्ट्रिसिटी तभी अच्छे से बनेगी जब चार्जेस अच्छे से दौड़ेंगे। तो चार्ज की मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चार्ज, यहाँ पर चार्ज कौन है? आयन्स, कैटायन और एनायन। सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवाता है? आयन्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में या इसी चैप्टर में कर चुके हैं ना। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? आयन्स। और आयन्स तभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे जब उनको फ्रीडम ज़्यादा होगा घूमने फिरने का सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए ऐसा आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है जिसकी मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सॉल्यूशन में बहुत फास्ट होनी चाहिए। समझ आए? और ऐसा कब होगा? अगर हम बड़े बड़े आयन चूज कर लें तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या? पानी उसको ज़्यादा विस्कस फोर्स लगा के रोक देगा। बॉल बहुत बड़ा है तो वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, और बहुत छोटे छोटे ले लिए तो साइज जितना छोटा होगा आयंस का उतनी स्पीडली वो आसानी से मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो यहाँ अगर हम KCl ले रहे हैं तो कौन सी आयन बन गए? K+ कैटायन, Cl- एनायन। दोनों आयन का साइज लगभग बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? दोनों आयन का साइज बराबर होना चाहिए। दोनों आयन का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और आपस में बराबर होना चाहिए। तभी इनकी मोबिलिटी कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लिख लें, साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। दिस इज द क्राइटेरिया। क्वेश्चन कैसे आता है ये पेपर में? व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज? क्राइटेरिया फॉर चूजिंग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द क्राइटेरिया? तो आंसर, साइज ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, और मोबिलिटी ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। दोनों चीजें आप चाहें तो लिख लें। मोबिलिटी को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं KCl ले रहा हूं तो कैटायन की मोबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? Cl- के मोबिलिटी के बराबर, एनायन के मोबिलिटी के बराबर। यानी साइज ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। ये क्राइटेरिया होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं उसका। आगे बात समझ। दूसरा क्राइटेरिया तो बहुत है, 3-4 हैं, 1 by 1 समझते चलिए। ये हो गया 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी आप क्राइटेरिया में यूज कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? दोनों कंपार्टमेंट के लिक्विड को मिलने नहीं देगा, मिलने से रोकेगा। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन ये भी है कि दोनों कंपार्टमेंट के जो लिक्विड हैं, जो सॉल्यूशन है, वो डायरेक्टली आपस में मिलने नहीं चाहिए। अगर आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ पर लिक्विड आपस में मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। और वहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि दो चीज़ का चार्ज लेवल हमेशा अलग अलग होता है।
अगर इस सॉल्यूशन का चार्ज अलग है, इस सॉल्यूशन का चार्ज अलग है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं? भाई चार्ज कम ज़्यादा है तो पोटेंशियल भी कम ज़्यादा है। अगर ये दोनों मिल गए तो एक का पोटेंशियल ज़्यादा, एक का पोटेंशियल कम, क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के एक्चुअल पोटेंशियल को कम कर देता है, तो ये सेल के पोटेंशियल के लिए हार्मफुल है। समझ आए ना? ये नोट करें, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये क्या चीज़ है? इसको दिखाने के लिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ कंपार्टमेंट बना के। ये एक हाफ सेल मैंने लिया, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OHC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें हमने सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दूसरा कंपार्टमेंट, ये है रिडक्शन हाफ सेल, और इसमें हमने एक सॉल्यूशन भरा है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग मेटल के सॉल्यूशन है, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक। और इसको मैं मिला रहा हूँ ब्रिज से, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिए अभी मैं सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल ग्लास ब्रिज यूज़ कर रहा हूँ, ग्लास का ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब एक यूज़ किया, ऐसे, ये समझ आया? ये क्या चीज़ है? ग्लास का बना हुआ खाली खोखला यू ट्यूब है। तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज सिंपल ग्लास ट्यूब। क्या है ये? सिंपल ग्लास ट्यूब। अगर मैं दोनों कंपार्टमेंट को सिंपल ग्लास ट्यूब से, इन्वर्टेड यू ट्यूब है ये भी, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्ट करता हूं, तो होगा क्या? इसमें से ये सॉल्यूशन ऐसे ऊपर जाएगा और इसमें से ये सॉल्यूशन यहाँ ऊपर आएगा और ये यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे, मिले। अब इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन के अंदर चार्ज का डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, किसी का चार्ज ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। यही तो दुनिया का नियम है, हर एक के चार्ज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका चार्ज और इसके चार्ज में डिफरेंस है। तो जब ये चार्ज वाला सॉल्यूशन यहाँ आएगा, अलग चार्ज वाला सॉल्यूशन यहाँ आएगा, दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल क्रिएट हुआ। ये लिक्विड लिक्विड आपस में मिले, ये है जंक्शन, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये पोटेंशियल बैटरी के एक्चुअल पोटेंशियल को क्या कर देती है? कम कर देती है। मान लीजिए हमारे सेल का टोटल पोटेंशियल है 2 वोल्ट, कितना? 2 वोल्ट। और ये लिक्विड अगर डायरेक्ट मिल गए तो यहाँ पर इनका अपना पोटेंशियल क्या क्रिएट हो गया? 0.5 वोल्ट। कितना? 0.5। तो टोटल पोटेंशियल था 2 वोल्ट और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ है? 0.5 वोल्ट। तो वो सेल के एक्चुअल पोटेंशियल को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो 2 वोल्ट बन रहा था सेल का पोटेंशियल और ये बना 0.5 वोल्ट, तो वो 2 वोल्ट को क्या करेंगे? 0.5 वोल्ट कम कर देंगे। तो एक्चुअल पोटेंशियल कितना रह जाएगा? 1.5। तो कम हो गया। सो दिस इज हार्मफुल फॉर सेल। नोट करें, इट इज हार्मफुल फॉर सेल एज इट creates opposite potential. It creates opposite potential to the cell potential. It is harmful for cell as it creates opposite potential to the cell potential. समझ आया? इसलिए हम नहीं चाहते कि ये लिक्विड लिक्विड आपस में डायरेक्ट, दोनों कंपार्टमेंट के सॉल्यूशंस जो हैं वो डायरेक्टली आपस में मिलेंगे तो समझ में आ गया क्या होगा? इनका अपना पोटेंशियल क्रिएट होगा जो सेल के ओवरऑल पोटेंशियल को क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये क्या हो? डायरेक्ट मिले। इसलिए अंदर का रास्ता हम चोक कर देते हैं। कैसे चोक करेंगे? इसमें हम भरेंगे KCl विथ अगर अगर पेस्ट, जो कि कैसा हो जाएगा? थिक, गाढ़ा। तो एक गाढ़ा सॉल्यूशन यहाँ हम भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, ताकि इस सॉल्यूशन का लिक्विड इसमें से पार होकर उधर ना जाने पाए। यहाँ अंदर क्या भरा है? क्या भरा है? समझ आए ना? तो इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अलग से। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है ना। पहली चीज तो देखिए हम क्या करेंगे,
दिस इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो ये अगर खाली है, खोखला है, तो इस कंपार्टमेंट का पानी और इस कंपार्टमेंट का पानी दोनों यहाँ आपस में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये डायरेक्ट मिलने नहीं चाहिए दोनों सॉल्यूशन। कारण समझ आ गया आपको? तो ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज के लिए कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आपको चूज़ करना है। इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करना है जो दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिलने नहीं दे, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करने दे, ना वो खुद इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे, ना वो खुद इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करना है जो ना इस कंपार्टमेंट से रिएक्शन करे, ना इस कंपार्टमेंट से रिएक्शन करे, और ना इनको आपस में रिएक्शन करने दे। ये चीज़ समझ में आया आपको? बोलिए, आया ना? तो इसके अंदर हम क्या भर रहे हैं? KCl विथ अगर अगर पेस्ट, और ये थिक सॉल्यूशन अगर अगर के साथ मिल करके बन जाएगा थिक सॉल्यूशन। समझ रहे? तो इसके अंदर हम भर देंगे अगर अगर पेस्ट के साथ KCl या कोई भी सॉल्ट थिक बना के। कारण समझ में आया क्या काम करने वाला है? ये दोनों सॉल्यूशन के लिक्विड को डायरेक्ट नहीं मिलने देगा। ठीक है ना? समझ आया भाई? बोलिए बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे करते हैं? तो आंसर ये है कि यहाँ पर तो सबसे पहले हम इसको कॉटन वूल से पैक कर देते हैं। ग्लास वूल बोलिए या कॉटन प्लग बोलिए, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ, इसको बोलेंगे कॉटन प्लग। यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि ये लिक्विड अंदर जाने ही ना पाए। ग्लास वूल बोलिए या कॉटन प्लग, एक ही चीज़ है ना, ग्लास वूल। समझ आया? और दूसरा इसमें क्या भर देते हैं? KCl विथ अगर अगर थिक सॉल्यूशन बना के। जैसे आपके टूथपेस्ट नहीं होते, टूथपेस्ट थिक होता है कि पानी जैसा रहता है लिक्विड, ठीक। पेप्सोडेंट, कोलगेट देखा आपने, थिक होता है, वैसा ही पेस्ट बना के इसको भर देते हैं अगर अगर के साथ। समझ आया? तो ये भी इन्वर्टेड यू ट्यूब था, ये भी इन्वर्टेड यू ट्यूब था। जब ये खाली था तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल ग्लास ट्यूब। और इसी के अंदर अगर हम ये दो क्राइटेरिया मेंटेन कर दें, इधर ग्लास वूल लगा दें और अंदर में KCl विथ अगर अगर भर दें, तो यही क्या कहलाने लगेगा अब? सॉल्ट ब्रिज। समझ आ गई बात? और देखिए यहां पर मैं इलेक्ट्रोड लगा रहा था, यहां पर मेटल की इलेक्ट्रोड, और उसको वायर के साथ कनेक्ट कर रहा था। तो एक्सटर्नल सर्किट तो मेरा कनेक्ट था वायर से, लेकिन एक में से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक में चला जाएगा। यहां से तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन ये और ये कनेक्ट नहीं हो रहे थे। जब तक सर्किट ऐसे क्लोज नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाहर तो हम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्शन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो करा देगा, लेकिन अंदर हमारा सर्किट क्लोज नहीं हो रहा था। इसलिए दो कंपार्टमेंट को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसलिए ये दूसरा फंक्शन हमने यहाँ लिखा था, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। समझ आ गया इसका मीनिंग? तो सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स बोथ ऑफ द हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को ज्वाइन करेगा, कनेक्ट करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। आउटर सर्किट कौन कंप्लीट करेगा? वायर। और इंटरनल सर्किट को कौन कनेक्ट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। समझ आया? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है? आयंस, K+ और Cl- आयन, और आयन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर फ्लो हो सकते हैं। आयन का चलना ही क्या है? चार्ज का चलना और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। अब जानबूझ के यहाँ हम कैसा आयन रखते हैं जिसकी मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है, तो ये बहुत फास्ट मूव हो सकते हैं इसके अंदर, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है, क्योंकि इन्होंने ही इंटरनल सर्किट कंप्लीट करवाना है। तो आयन को तो चलना है, K+ और Cl- जब आएंगे जाएंगे तब तो करंट फ्लो होगा अंदर अंदर। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन करंट फ्लो होगा कैसे? आयन के जरिए। और आयन कौन है? K और Cl, K+ और Cl। तो इनकी मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है और यही इंटरनल सर्किट कंप्लीट कराते हैं। समझ आई बात? आया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, तो अभी हमने तीनों चीजें समझ ली। कौन कौन सी चीजें? रिडक्शन हाफ सेल आपने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपने पढ़ लिया, दोनों को ज्वाइन करने वाला सॉल्ट ब्रिज आपने पढ़ लिया, है ना। तीनों कंपार्टमेंट हमने अलग अलग स्टडी कर लिए। अब हम एबल हो गए क्या बनाने के लिए? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब हम लेते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये नोट कर लें। बनाएंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं? फिर से आपको एक बार मैं याद दिलाता हूं। It will produce electricity from
केमिकल रिएक्शन, दैट इज गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल रिएक्शन करवाए और क्या दे दे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा दे, उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब ये बहुत टाइप का होता है, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से एक बड़ा पॉपुलर है जो हम यहाँ कोट कर रहे हैं, एंड दैट इज डैनियल सेल, सबसे पॉपुलर गैल्वेनिक सेल। इसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, डैनियल सेल, समझ गए ना। डैनियल सेल कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हजारों लाखों तरह के हो सकते हैं, उसमें से मैं कौन सा चुन रहा हूँ, डैनियल सेल। तो अगर ये गैल्वेनिक है तो इसका भी कंडीशन क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, डैनियल सेल बनाने के लिए दो विशेष चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड, दो मेटल के रॉड जो चूज़ करते हैं वो कंपल्सरली, एक होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर, Cu। कौन से दो रॉड यूज़ करेंगे, एक जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड। डैनियल सेल बनाने के लिए यही दोनों अपन यूज़ करते हैं, जिंक और कॉपर, ठीक है। अच्छा, जिंक और कॉपर यूज़ हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, दो अलग अलग मेटल हैं और दोनों मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। ध्यान से सुनिए, दो अलग अलग मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, दुनिया के हर चीज़ की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, हर एक चीज़ की, हर ऑब्जेक्ट की। तो जाहिर सी बात है, दो मेटल में ले रहा हूँ तो एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एक कम रिएक्टिव होगा। आपने 10वीं में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, थोड़ा बहुत धुंधला पुंधला याद है कुछ। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि कॉपर, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वेरी गुड। चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, है ना। अच्छा, किसी भी चीज़ को अगर मैं बोलता हूँ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है। ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब वो ज़्यादा रिएक्शन करता होगा, जल्दी जल्दी करता होगा सामने वाले के कंपैरिजन में, है ना। और रिएक्शन कैसे होता है एक्चुअल में, आपने रिडॉक्स पढ़ लिया है। केमिकल रिएक्शन का असली कारण क्या है, हाँ, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आया। असली कारण क्या होता है रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। जब इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तभी केमिकल रिएक्शन होता है, समझे बात। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, इसका मतलब ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, समझ आया। कोई अगर ज़्यादा रिएक्टिव है उसका मीनिंग क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने की क्षमता रखता है सामने वाले से, यानी वो ज़्यादा रिएक्शन करने की ताकत रखता है। सो इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इज मोर। क्या मतलब हुआ, अगर हम बोलते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका क्या मतलब है, जिंक की क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझे ना। हर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये चीज़ समझ में आया आपको, हर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तभी तो उसको मेटल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो मेटल है। अब अलग अलग मेटल अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है ना, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, कोई कम देता है, तो जो ज़्यादा देने की टेंडेंसी रखेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, समझे। अच्छा, अगर हमने जिंक और कॉपर को एक तार से जोड़ा, जिंक रॉड और कॉपर रॉड को एक तार से जोड़ा, तब आप समझ गए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ, जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर की तरफ जाएंगे। इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम सेल बनाने के लिए, समझ आया। अब हम आते हैं सेल की तरफ। तो अब हम यहाँ पर बना रहे हैं सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दो कंपार्टमेंट ले रहे हैं, ये एक कंपार्टमेंट हो गया जिसमें हम सॉल्यूशन भर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने सॉल्यूशन भरा ZnSO4 एक्वस, ठीक है, या इसी को मैं बोल दूं Zn2+ एक्वस, एक ही बात है, हमको तो मेटल आयन से मतलब है। ZnSO4 भरे हैं तो कौन सा आयन देगा, Zn2+ एक्वस, ठीक है। और
हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, जो सॉल्यूशन हम भरते हैं उसी का मेटल रॉड भी हम डालेंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन में ZnSO4 का ले रहा हूँ तो इसमें कौन सा रॉड डिप करना है मुझे? हाँ, तो इसमें हमने रॉड डिप किया, कौन सा रॉड डिप करना है भाई? जिंक रॉड। कौन सा रॉड डाल दिए? जिंक रॉड डाल दिए। समझ आया ये? है ना? अब एक कंपार्टमेंट से तो हमारा सेल बनेगा नहीं, 2 कंपार्टमेंट हमको चाहिए, तो हम दूसरा कंपार्टमेंट बना लेते हैं। और दूसरा कंपार्टमेंट है हमारा इसमें हमने सॉल्यूशन लिया CuSO4 का एक्वस, या इसको मैं बोल दूं दिस इज Cu2+ एक्वस। ठीक है, एक ही चीज़ है, CuSO4 एक्वस बोलिए या Cu2+ एक्वस बोलिए, एक ही मतलब। ठीक है ना? अगर मैं इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन ले रहा हूं तो कौन सा रॉड डिप करूंगा? कॉपर रॉड। तो इसमें हमने कॉपर का रॉड डिप कर दिया। ठीक है, कौन सा रॉड है भाई? ये कॉपर रॉड। ठीक है, समझ आया यहां तक? अब देखिए, ये जो 2 हमने कंपार्टमेंट लिए है ना, दोनों को बाहर मैं एक वायर से जोड़ दे रहा हूं। दिस इज मेटल वायर। मेटल वायर, मेटल वायर से हमने दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया? कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा कनेक्शन हुआ एक्सटर्नली। ठीक है ना? दोनों कंपार्टमेंट को हम जोड़ रहे हैं किससे? वायर से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बाहर का कनेक्शन तो हमको दिख रहा है, तो क्या पाथ कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना। करंट फ्लो कराने के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज। ये एक रास्ता, एक रॉड से दूसरा रॉड जुड़ गया, लेकिन क्या ये कंपार्टमेंट इस कंपार्टमेंट से जुड़ा है? नहीं जुड़ा। तो इंटरनली सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना? ये हमने सॉल्ट ब्रिज यूज कर लिया। और दिस इज, तो इसके अंदर क्या चीज है? KCl विथ अगर अगर पेस्ट, है ना? KCl विथ अगर अगर पेस्ट। अब इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। समझ रहे हैं? आउटर सर्किट को कनेक्ट किसने किया? मेटल वायर ने। और इंटरनल सर्किट को किसने कवर कर लिया? सॉल्ट ब्रिज ने। है ना? यहां तक समझ आया? हो गया ना यहां तक कनेक्शन? ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। ठीक है, ये 2 रॉड है, एक मैंने जिंक चुना है, एक मैंने कॉपर चुना है। क्या आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जाने की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? ये जिंक रॉड है, वो कॉपर रॉड है, किधर से किधर जाएगा? जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन चलने की डायरेक्शन हो गई, फ्रॉम जिंक से कॉपर, ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव वाले की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, मोर रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन जाने की डायरेक्शन। ठीक है ना, समझे? अच्छा, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये एम मेटल, कौन सा मेटल ले रहे हैं भाई, यहाँ पर हम नाम तो लिख सकते हैं ना, जिंक मेटल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, किस में, Zn+2। समझ रहे हैं? अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा तो जिंक एटम किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, Zn+2 में। समझे ना? और अगर ये कंटिन्यू चलता रहे, इलेक्ट्रॉन निकलता रहे निकलता रहे निकलता रहे, तो जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन दे दे के बार बार Zn+2 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 में चेंज होता जाएगा और यहाँ डिसॉल्व होता जाएगा। तो जिंक मेटल रॉड के मास का क्या होगा, एटम चेंज हो रहा है, आयन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एटम आयन में आ जा रहा है, सॉल्यूशन में आ जा रहा है, तो इसके अपने मास का क्या होगा, जिंक का एटम तो आयन बन जा रहा है जाके सॉल्यूशन में, तो मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा उसको अपन कोट करते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए जिंक का मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जा रहा है, जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो गया, आयन में। ये सॉलिड स्टेट है और ये एक्वस में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में चेंज हुआ, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये हाफ सेल कौन सा हाफ सेल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, यहां तक समझ आया, ये समझ आया। हाँ, अब बताइए जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 आयन बना रहा है सॉल्यूशन में जाके, तो इसके मास का क्या होगा, मास ऑफ जिंक रॉड क्या होगा, घटता जाएगा, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, और सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, ये बार बार डूब रहा है। हालांकि इसके पास पहले से Zn+2 आयन है क्योंकि ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें से और निकल के आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन Zn+2 इन सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए यहां से अगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहां जाएंगे, कॉपर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैं इसे बोलूंगा कैथोड। क्या बोलूंगा, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, एनोड। क्या बोलूंगा, एनोड। तो याद रखिए एनोड और कैथोड हम चार्ज की वजह से नहीं बोलते। अब यहाँ एक नया डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा उसका इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जिस हाफ सेल में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर सी बात ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड कहलाएगा। समझ आया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन आए इस इलेक्ट्रोड में, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा ना चार्ज। अब हमारे सॉल्यूशन में पहले से क्या मौजूद है, Cu2+ आयन है, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट का आयन सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्यूशन में क्या है, Cu2+ आयन। ये देखेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर के Cu2+ से क्या बन जाएगा, Cu मेटल बन जाएगा, एटम बन जाएगा, और इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस रॉड के मास का क्या हो रहा है, ये आयन एटम बन रहा है, ये आयन मेटल बन रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इसके मास का क्या होगा, इसमें कॉपर चिपकता जाएगा एटम बन बन के। समझ रहे हैं। तो रिएक्शन कौन सी हुई, रिएक्शन कौन सी हुई, देखिए कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है, कॉपर, यानी ये एक्वस स्टेट से किस में आ जा रहा है, सॉलिड में। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके वो एटम बना रहा है, तो रिएक्शन कौन सी हो गई,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसलिए इस हाफ सेल का नाम क्या रख देंगे? रिडक्शन हाफ सेल। क्या नाम रख दिए? रिडक्शन हाफ सेल। समझ आया? अब थोड़ा सा मुझे बताइए Cu2+ का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब तो आप ये समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इन सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है? इसमें से ये सब एटम बन बन के रॉड से चिपक रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है और मास ऑफ कॉपर रॉड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा यही इसकी लिमिटेशन है। एक सेल कब तक चलेगा, उसकी लाइफ कब तक होगी? बोलिए, यही लिमिटेशन है, यहीं से आप पकड़ सकते हैं। इस सेल की लाइफ कब तक होगी? जब तक इसके अंदर का आयन पूरा का पूरा इसमें जाके चिपक नहीं जाता। आयन खत्म, रिएक्शन खत्म। या जब तक इसका मेटल एटम आयन में पूरा पूरा चेंज नहीं हो जाता, तो ये जब तक खत्म हो जाएगा रिएक्शन खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका लिमिटेशन है। अगर आयन खत्म हो गया, Cu2+ बचा ही नहीं, पूरे तो इसमें चिपक गए, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, नहीं चलेगा अब, तो सेल वर्किंग करना बंद कर देगा। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आया? यही है गैल्वेनिक सेल, है ना? तो एक हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरे हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। तो टोटल सेल में कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स। तो व्हाट इज द टोटल रिएक्शन? तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? टोटल सेल का रिएक्शन। तो देखिए टोटल रिएक्शन कितना होता है, ये नोट करें। टोटल रिएक्शन कितना होता है देखिए ना। तो हमने दो कंपार्टमेंट के रिएक्शन देखे, ध्यान से देखिए। एट एनोड, एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा? बोलिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहा है? जिंक प्लस। याद रखिए हमेशा इसका फिजिकल स्टेट आप लिखेंगे, फिजिकल स्टेट जरूरी है लिखना, समझ आया? ठीक है ना। तो ये हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। और हमको पता है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि इन दोनों रॉड और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस है। तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसको कैसे लिखेंगे? दिस इज पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन दिखाने की निशानी जिंक से जिंक +2, ये बना। और इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तरीका समझ आए लिखने का? यहीं पर सारी चीजें एक साथ कंक्लूड करते चल रहे हैं। एक सिंगल वर्टिकल लाइन से इसको बाइफरकेट करना है। ये दिखना चाहिए यहाँ की ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पर +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं इसके अंदर वो कंडीशन मेंटेन कर देता, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 मोलार, तो फिर यही क्या चीज़ हो जाता? स्टैंडर्ड। तो नॉट लगा देते। तो दोनों तो एक ही चीज़ है ना, सिर्फ कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है बस। ठीक है। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कौन सा? रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे हो रहा है? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जा रहा था? कॉपर मेटल एटम। ठीक है। तो ये एक्वस से किसमें चेंज हो गया? इसमें। और इसका अगर हम पोटेंशियल लिखें तो कैसे लिखेंगे? यहीं से लिख रहे हैं, देखिए कॉपर 2+ किसमें चेंज हो गया? कॉपर में, है ना। तो यहाँ दिख रहा है आपको रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +2 से 0 घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और हमने कंडीशन मेंटेन कर दी स्टैंडर्ड वाली, तो यही क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड। तो नॉट लिख देंगे, तो उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है कि नॉट कब लिखना है कब नहीं लिखना। ठीक है ना। ये तो दोनों हाफ सेल में ये अलग अलग रिएक्शन होते हैं, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन कितना होगा? दोनों का एडिशन, दोनों का सम। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? रिडॉक्स।
अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा में रेडॉक्स के चैप्टर में कि हम दो अलग अलग हाफ सेल के रिएक्शन करवाते हैं, फिर दोनों को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके ऐड करते हैं। ऐड करने से वो क्या बन जाएगा भाई, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस किया, रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस किया, दोनों जोड़ दिए तो कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन की निशानी ये है जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, यानी इनको ऐसे बैलेंस करिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। समझ आया? ऐड करते समय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए, तभी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो आपने रिएक्शन सही से बैलेंस नहीं किया है। ये पढ़े ना आप रिडॉक्स रिएक्शन में, पढ़े ना? तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी बैलेंस है। अगर नहीं होता, ये 3 होता, ये 2 होता, तो हम फिर दोनों को बैलेंस करते, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते, इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते, कट जाते, क्योंकि एक उस पार है एक इस पार है, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये अभी बैलेंस है तो हम दोनों को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, जिंक सॉलिड, कॉपर एक्वस, जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बन गया ये, क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, नहीं नहीं, और यही शर्त है रिडॉक्स की, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। समझ आया? अच्छा, यहीं से मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, हाफ सेल का पोटेंशियल क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ये था, तो टोटल सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, टोटल सेल का पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सम। जैसे हाफ सेल का रिएक्शन क्या था, ये हाफ सेल का रिएक्शन क्या था, ये, तो टोटल सेल का रिएक्शन क्या हुआ, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये एडिशन से आया नेट रिएक्शन। तो हाफ सेल का पोटेंशियल और हाफ सेल का पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होगा, दोनों सेल का पोटेंशियल ऐड कर देंगे। तो दोनों सेल के पोटेंशियल को जब अपन ऐड करेंगे तो उसे मैं बोलूंगा सेल पोटेंशियल। क्या बोलूंगा, सेल पोटेंशियल। समझ रहे हैं क्या बोलना है, सेल पोटेंशियल। और ये कैसे आएगा, तो आंसर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करने से आएगा। क्या करना है, अगर पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कर दीजिए, क्या आ गया, सेल पोटेंशियल। अब यहीं से मैं इसकी वैल्यू कोट कर देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स जिंक से जिंक प्लस 2 और रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ये देखिए ये बन गया। अब आप ये चीज याद रखिएगा, दिस इज अवर बेसिक फॉर्मूला। समझ रहे हैं, ये चीज अब आप याद रखेंगे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए, ठीक है। अब यहीं से हम आगे कंक्लूड करेंगे। यहां तक समझ में आया? अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर बना दिया तो फिर क्या कहलाएगा, इसी को क्या लिख दूंगा मैं, ई नॉट सेल। तो 2 लैंग्वेज यूज करते हैं क्वेश्चन में, एक बोलते हैं सेल पोटेंशियल और एक क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, नॉट लगा देंगे, ये भी नॉट, ये भी नॉट। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? तो फिर उस समय इसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड शब्द किसके लिए आ रहा है, खाली वो कंडीशन मेंटेन करने के लिए आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, नहीं चेंज होगा। यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया? फिर अगली चीज़ देखिए, अगली चीज़ सुनिए, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं एडिशन के समय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, उसको मैं बोलूँगा n। क्या बोलूँगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, 2, तो ये n की वैल्यू हो गई। n क्या चीज़ है यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आगे यूज़ करेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर और इसमें पूछा जाता है, दैट इज रिएक्शन कोशेंट, जो आप लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ते हैं। रिएक्शन कोशेंट याद आया? रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो कभी इक्विलिब्रियम इधर खिसक जाता है, कभी इधर खिसक जाता है, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए रिएक्शन किधर चलना पड़ेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। याद आया? एक रेशियो बनाया था हमने,
उसको रिप्रेजेंट करते थे अपन Q से, रिएक्शन कोशेंट Q। ये क्या होता है? तो आंसर है इट इज द रेशियो। किसका रेशियो? तो याद रखिएगा रिएक्शन कोशेंट हमेशा आप कहाँ से लिखेंगे? टोटल रिएक्शन से, नेट रिएक्शन से, रेडॉक्स से। और ये क्या चीज़ होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आया कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ और ध्यान में आपको दिलाऊं मैं, ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 लेते हैं। एक्टिव मास पढ़ा था आपने ना? सॉलिड स्टेट में जो भी होगा उसका एक्टिव मास कितना लेते हैं? 1। और इसी तरह जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड का भी एक्टिव मास कितना लेते हैं? 1। तो इसको अपन छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कोई प्योर लिक्विड आएगा उसको भी छोड़ देंगे, तो बचा कौन? तो आंसर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये हो गया रेशियो रिएक्शन कोशेंट का। समझ आया? ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा 1 मोल 2 मोल जो भी, तो हम यहाँ डिवाइड करके डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे? रिएक्शन कोशेंट निकाल लेंगे। ये समझ आया आपको कि नहीं आया? आ गया ना? ये तरीका समझ आया? इसको नोट करें।